नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इतिहास के एक बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में आज मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। मगध साम्राज्य समाप्त हुआ, बौद्ध जैन समाप्त हुआ। अब पहली बार भारत में एक सबसे बड़े साम्राज्य, पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहास में एक ग्रंथ है, विशाखा दत्त का। विशाखा दत्त का ग्रंथ है, वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में घरानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक अन्य ग्रंथ है जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा संस्कृत में। जब विशुद्ध रूप से राजनीतिक शास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ है अर्थशास्त्र। भारत के प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों से एक माना जाता है अर्थशास्त्र, जो हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद उस काल में आए हुए जो है सिकंदर के साथ अरिस्टोबुलस, नियाकर्स जैसे इतिहासकार आए। उसके बाद भारत में जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, उसका एपिनियस, स्ट्रेबो, जस्टिन जैसे कई थे। प्लिनी ने जो लिखा नेचुरल हिस्ट्री। स्ट्रेबो ने जियोग्राफी के बारे में लिखा, यानी भूगोल के बारे में लिखा। उसके बाद प्लूटार्क, जस्टिन जैसे कई इतिहासकार जो यूनानी थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो पहला यूनानी राजदूत था, वो मेगस्थनीज जो है वो इंडिका लिखा। इंडिका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ध्यान देना। सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया इंडिका। इससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन
नगर प्रशासन के बारे में पहली बार एक ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि नगर जो है संपान समितियों के माध्यम से संचालित होती है। उसमें जनसंख्या समिति, आयकर समिति वस्तुओं की मिलावट को देखती थी, नियंत्रण करती थी। उसमें कहा गया कि आयकर पर, कर चोरी पर मृत्यु दंड का प्रावधान था। उस जमाने में सोचिए, नगर में प्रवेश करने समस्त व्यक्तियों के रहने वाले लोगों की एक जो है सूची होती थी। और आज हमारे यहाँ एनआरसी के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भारत की पहली जो है एकीकृत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था जो स्थायी रूप से पूरे भारत में फैला, जो प्रमाणिक, पहली बार जो है इसमें उचित दर पर उचित कर लगाए गए। पहली बार एक प्रशासनिक मॉडल बना देश का। ये मॉडल आज भी क्रियान्वित है। मॉडल सत्ता किसमें होनी चाहिए, क्रियान्वयन कैसे होने चाहिए, विभाजन कैसे हुआ सत्ता का, पद सोपानिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण मौर्य शासन व्यवस्था जो है इसमें मिलता है पहली बार। इसके बाद जो है हमें जो और मौर्य साम्राज्य की विषय में जानकारी मिलती है वह जो है श्री लंका के सिंघली ग्रंथ में, सिंघली ग्रंथ है, सिंघली भाषा, लंका का बहुसंख्यक वर्ग है लंका का सिंघली, 78% वहाँ सिंघली है लंका में, बाकी तमिल है और अन्य है। तो सिंघली भाषा में जो लिखा गया वो है आपका दीप वंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में हमें जो है जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के विषय में। पुराणों में हमें जो है वायु पुराण में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण के संबंध में ऐसी ही धारणा है कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है हमें जो है। ये तो हुई और साम्राज्य की जानकारियों का जो साहित्यिक स्रोत। उसके बाद अभिलेख जो मिले हैं, पहली बार भारत में जो अभिलेख स्थापित किया सम्राट अशोक ने, कार के पत्थरों से जो है अभिलेख, कई फेमस अभिलेख, सारनाथ, अरौरा, सावजगढ़ी, मास्की, गुर्जरा, सगौरा, कई जगह, चौगढ़, एरीगुड्डी, कई जगह सम्राट अशोक के अभिलेख में, इसमें आपका प्रयागराज रानी कारवकी का अभिलेख जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जो है जानकारी मिलती है संबंधों में। तो कुछ खुदाइयों से, पटना के कुम्हार गांव से जो कुछ चिन्ह मिले काल के, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य की व्यवस्थित क्रमता के बारे में, शासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य में पहला शासक जो है मौर्य वंश का जो पहला जो शासक आ रहा है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मौर्य के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है कि क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, कि गुप्त हैं, वैश्य हैं, किस जाति में। लेकिन चाणक्य एक द्विजर श्रेष्ठ ब्राह्मण था, मौर्यों को उन्होंने क्षत्रिय ही माना। दीपवंश महावंश में भी मौर्यों को क्षत्रिय ही माना है जो है। इसलिए ये धारणा स्पष्ट हो गई कि मौर्य क्षत्रिय थे। इतिहास में कोंकण के मौर्य, कहाँ के मौर्य? कोंकण के मौर्य सारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश का आखिरी शासक घनंद था, सॉरी नंद वंश का आखिरी शासक घनंद था, उसको पराजित किया। नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था घननंद। घननंद को पराजित किया।
प्रयत्न किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। और भारत में जो प्रणाली था, पहले पुरोहित ही राजा का सलाहकार होता था, उसके बाद अमात्य आए, पहली बार एक प्रधानमंत्री, प्रधान जो है मंत्री, राजा का मुख्य जो है सलाहकार प्रधानमंत्री, वो कौन पहला बना? चाणक्य। चाणक्य तभी से परिचित है, इसकी विद्वता से द्विजर्व कहा गया, श्रेष्ठ ब्राह्मण। चाणक्य की जो नीतियां हैं, सप्तांग का जो सिद्धांत है, उसके विषय में आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी इनकी नीतियां जो प्रशासन संबंधी हैं अति महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने प्रशासन के संबंध में एक बात कहा है कि सभी उद्यम वित्त पे निर्भर हैं, कोषागार को मजबूत बनाओ। जो चाणक्य ने कहा उसमें पहला जो बल दिया, उस पर साम्राज्य के लिए, उसमें पहला क्या था? कोषागार। कोषागार जो है समृद्ध बनाने की बात की, समृद्ध बनाने की बात की कि कोषागार मजबूत होना चाहिए। दूसरी बार प्रशासन पर बात की। प्रशासन में आता है दंड विधान। दंड विधान पर बात किया। दंड विधान में दंड के बारे में जो प्रशासनिक कठोरता है उसके बारे में कहा है कि दंड जो है एक सटीक समृद्ध होनी चाहिए। दंड के वजह से ही शासन में एकरूपता आती है, भय होता है, नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए इस पे। और पहली बार दंड विधान के विषय में कहा गया, उसमें उपदा परीक्षण, नैतिकता पे बल दिया गया प्रशासन में। नैतिकता, ईमानदारी, सच्चरिता, अनामकता प्रशासन का आज भी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और चाणक्य ने यही बात कहा है कि दंड ही प्रजा को सजग रखता है, दंड ही प्रजा को जो है जगाए रखता है, दंड ही राष्ट्र को एकीकृत करता है। इसलिए दंड जो है एकीकृत, स्पष्ट और कड़े होने चाहिए। जो राष्ट्र के खिलाफ हो उसके लिए अति कठिन दंड होने चाहिए। देश मर गया तो यारो फिर जिंदा कौन रहेगा? जिंदा है हमें जिंदा कौन कहेगा? हु इज लाइफ इफ इंडिया डाइज? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट सटीक बैठ रहा है। इसलिए चाणक्य ने दंड विधान के बारे में कहा, और दंड विधान में जो बनाया उसने कि कर चोरी पर मृत्यु दंड का प्रावधान। इस सबसे बड़ी विशेषता जो आ रही है मौर्य काल में, जो आ रही है कि कर जो है चोरी पर मृत्यु दंड का विधान था। विधान मतलब कानून। मौर्य काल में ये सबसे बड़ा फैक्ट आ रहा है आपके सामने। चाणक्य ने कहा है कि साम्राज्य में वित्त व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं उनसे धन गमन की संभावना रहती है, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है।
जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद के स्वाद से बचना मुश्किल है, उसी प्रकार राजस्व विधान जो व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारियों को धन के हरण करने से रोकना मुश्किल है। इस चाणक्य ने कहा है। वो कहा है जिस प्रकार तालाब में मछली को जल पीते हुए कोई नहीं पकड़ सकता जल्दी, उसी प्रकार वित्त विधान में, वित्त व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को धन का जो है अतिक्रमण करते समय, अधिग्रहण करते समय जो है पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये चाणक्य का व्यवधान है। इसलिए दंड कोष के बारे में कहा चाणक्य ने, मित्र, राष्ट्र, सेना, इस समस्त के बारे में, दुर्ग, जो 7 विधान बनाया उसमें सब आते हैं। सप्तांगिक सिद्धांत है राष्ट्र का। ये राजनीति शास्त्र का विषय है, ये इतिहास का मामला है। जब राजनीति शास्त्र आएगा तो हाँ, हम आपको इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ उतना ठीक नहीं है इस पर चर्चा करना। अब जो है तो व्यवस्था आ रही है। पहली बार मौर्य साम्राज्य में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभाग बना। कितने विभाग थे? 26 विभागों। अब विभागों को क्या कहा जाता था? विभागों को तीर्थ कहा जाता था। अब विभागों का जो होता था वो प्रमुख जो है अध्यक्ष कहलाता था। अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में विभागीय प्रणाली, बड़े बड़े पदों के बारे में हमें यह सूचना मिल रही है। किताबों में, अभिलेखों में मौर्य अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा मिलती है। इसमें कृषि विभाग आई, सबसे प्रमुख कृषि जो साधन था, कृषि का, वो कहलाता था सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। सीता अध्यक्ष कौन था? कृषि विभाग से संबंधित जो अध्यक्ष होता था और जो है सीता अध्यक्ष कहलाता। अब सीता नाम क्यों पड़ा? नल की जो कूड़ होता है, अरे हल का जो कूड़ होता है दोनों तरफ, जिसमें आप बीज ऐसे डालते हो वो उसी को कहते हैं सीता। अब मौर्य काल में जो सीता था वो था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाता था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। सीता क्या था मौर्य काल में? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, एक कृषि विभाग संबंधित था। इसका प्रमुख सीता अध्यक्ष कहलाता था। और समस्त अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। केंद्र की शासन व्यवस्था थी। सैन्य, न्याय, विधान, समस्त शक्तियां राजा में ही निहित थी। एक सशक्त केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रणाली का जो प्रावधान था वो चला आ रहा था मौर्य काल में। मौर्य काल में जो व्यापार होता था, वो जो अगला विभाग था, प्रमुख विभाग, वो था लक्षणा अध्यक्ष। मुद्रा विभाग से संबंधित अध्यक्ष, मुद्रा, पासपोर्ट, मुद्रा की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, नकली मुद्रा बाजार में न आए। जो मुद्रा था वो क्या था? पण। प्रमुख मुद्रा पण और करसापण था। इसमें जो है सिक्कों की गुणवत्ता को जो देखता था वो था रूप दर्शक।
सिक्कों का निरीक्षक, इंपॉर्टेंट, कई बार नौकरियों में पूछ चुका है रूपदर्शक के बारे में, जो सिक्कों का निरीक्षक था। सिक्कों का निरीक्षक रूपदर्शक मौर्य काल में कहलाता था। ये ध्यान दीजिएगा। इसी का ये रूप से ही रुपया बना, इसका अर्थ होता है चांदी। आधार, रुपए का आधार मौर्य काल में ही रख दिया गया था। शेषासुरी ने रुपया चलाया, जिसका अर्थ होता है चांदी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जो अगला महत्वपूर्ण विभाग था वह था अंकारा अध्यक्ष। अंकारा अध्यक्ष एक खनन विभाग का था। एक खनन विभाग से संबंधित अंकारा अध्यक्ष जो है, जो खनन के बारे में देखता था, उस समय एक महत्वपूर्ण विभाग था खनन विभाग। उसके विभाग महत्वपूर्ण जो अन्य विभाग थे वो था सूनाध्यक्ष। बूचड़ खाना का अध्यक्ष था। बूचड़ खाना है स्लॉटर हाउस, जहां जानवर कटते थे, अन्न सप्लाई किया जाता था, वो जो है बूचड़ खाना, उसी का वो अध्यक्ष होता था बूचड़ खाना। तो मौर्य काल में इन समस्त अध्यक्षों में इसमें एक था, जो एक अध्यक्ष था वो जो स्पर्श था। स्पर्श वो था आपका गुप्तचर। इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गुप्तचरों को। चाणक्य पहला व्यक्ति था जिसने महिलाओं को गुप्तचर विभाग में रखा, और सुंदर महिलाओं को। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात जो है वो है पिस कन्या। पिस कन्या को गुप्तचर रखा जाता था। अपनी सुंदरता, मनमोहक अदा से राजाओं को मोहित करके उनको मौत की नींद सुला देती थी। ऐसी विष कन्याओं को मौर्य काल में रखा गया था, जो अपने शत्रुओं की, हर राज्य के शत्रुओं की हत्या करती थी विष कन्याएं। मौर्य काल में पहली बार उचित दर पर कर, टैक्स का प्रावधान था। इसमें एक कर था प्रलय कर। प्रलय कर, वो कर का नाम है आपातकालीन कर। आपातकालीन कर प्रलय कर था। करों की एक लंबी सूची थी मौर्य काल में, और करों को जो वसूलने वाला जो प्रमुख अधिकारी था वो था समाहर्ता। समाहर्ता
महत्वपूर्ण अधिकारी जो राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, ये जो है राजस्व देता था, एक कर को वसूलता था। कर ही वसूलना इनका प्रमुख कार्य था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पढ़ कर भी पूछा जा चुका है। समाहर्ता क्या था? अब इन करों को जो इकट्ठा करता था कोषाध्यक्ष, जब कोषाध्यक्ष जो होता था उसे जो सगनी धाता कहा जाता था मौर्य काल में। सगनी धाता जो वो था कोषा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सगनी धाता कहलाता था। महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था। राजा की विशेष सुरक्षा होती थी। चाणक्य ने कहा है कि राजा जो आखिरी सुरक्षा लेयर था, महिलाओं से एक रस्सी से घिरा रहता था। अगर वहां कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। राजा एक शानदार महल में रहता था मौर्य काल में, क्योंकि अशोक के महल को फाया ने देखा था और कहा था इसे दैत्यों ने बनाया है। सोच ली, जो अवशेष मिले हैं वे विशाल नगर के संकेत मिलते हैं पाटलिपुत्र से। मौर्यों के जो है एक पद सोपानिक व्यवस्था, जिसमें अध्यक्ष, अभ्यस्त, तीर्थ जिसे कहा जाता विभाग, उसके अध्यक्ष, वसूलने वाले। इसमें जो प्रमुख अधिकारी समाहर्ता, संनिधाता और इसमें जो अन्य अधिकारी होते थे वो थे प्रादेशिक थे। इसमें राजुक युक्त के बारे में अशोक के अभिलेख में मिलता है। एक अन्य अधिकारी गोप, जिसे इतिहासकार रोमिला थापर ने ग्रामीण प्रशासन का ऋण कहा है। ग्रामीण प्रशासन का वो ऋण था, आधार स्तंभ था गोप। तो मौर्य काल की जो व्यवस्था बनी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख सैनिकों से पूरे भारत को रौंद डाला, एक मजबूत समृद्ध व्यवस्था का निर्माण किया मौर्यों ने। और ये देखा प्रशासन की क्षमता को विस्तृत करने के लिए इसका विस्तार किया, नगरों के अलग से प्रांतों में विभाजित किया और हायर की जो व्यवस्था आ जाए, ये पहला जो आया इसमें प्रादेशिक समाहर्ता, हार्टिव, संग्रहण और एक ग्रामिक, यहां राजा जो व्यवस्था आया, राज्य बने, प्रादेश बने, संग्रहण बने, हार्टिव बने, गोप बने, गांव का समूह, ये समस्त मिलाकर के एक प्रशासन की इकाइयों में बांटा है। लोगों को अधिकार दिए, उन पर नियंत्रण रखा गया और व्यवस्थाओं को संचालित किया गया। पहली बार एक व्यवस्थित पद सोपानिक व्यवस्था की शुरुआत, जो प्रशासनिक मॉडल है मौर्य साम्राज्य का, अति महत्वपूर्ण है। इसमें नगर प्रशासन के बारे में
विशेष रूप से वर्णन किया गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, 305 ईसा पूर्व जो है सेल्यूकस प्लस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए, सेल्यूकस से संधि हो गई और पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, जिसका इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। और 4 प्रांत दहेज में मिले, हेरात, जुडिशिया, काबुल जैसे प्रांत जो है, अफगानिस्तान के वो क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट में दी और लंबे समय तक अच्छे संबंध बने रहे। और सेल्यूकस का एक राजदूत जो है मेगास्थनीज जो है 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। दरबार में आया और अपने एक ग्रंथ लिखा, इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा जो है नहीं है। पहला रिपोर्ट जी दिया कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि जो यूनान में जिस प्रकार दासों को जो है सताया जाता था, उनको बंधकों में रखा जाता था, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे, ऐसी यहां कोई व्यवस्था नहीं थी। सब प्रशासन में जुड़े हुए थे, एक इकाई के रूप में काम करते थे। राजा के जो दास होते थे उनको एक लिमिट स्वायत्ता प्राप्त थी, एक दायरे में आजादी वो जो है का उपभोग करते थे। उसके बाद जो लिखा, तो दूसरा उन्होंने लिखा कि भारत में जो है 7 जातियां हैं। 7 जातियां हैं भारत में, 7 जातियां हैं। राजा को देखा, दार्शनिक देखा, सैनिक को देखा, उसने ग्वाला को देखा, समझ नहीं पाए। इसीलिए वो कहा, देख करके कहा, ग्वाला के बारे में उसने बताया, किसानों के बारे में बताया, दार्शनिकों की अलग बताई, राजाओं की अलग जाति बताई, शिक्षकों की अलग जाति बताई, क्षत्रियों की अलग छत्र धारण करते। इस प्रकार वो 7 जातियों के बारे में बताया। भारत में 7 जातियां हैं। उसके बाद जो लिखा उन्होंने अपने ग्रंथ में, जो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की बात, नगर का वर्णन किया, उसकी दिव्यता से प्रभावित था पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र की दिव्यता से चकाचौंध से भरा, एक समितियों के माध्यम से शासन संचालित होता था, एक व्यवस्था थी, नगर प्रमुख होते थे, अंतर्वेशिक कोतवालों को बाहर नगर में न्याय व्यवस्था। उस समय पहली बार न्यायालय का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय राजा का न्यायालय होता था, लेकिन जो अन्य न्यायालय था वो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन जो इनका पहला न्यायालय था। दूसरा न्यायालय जो था व्यवहारिक न्यायालय था, वो दीवानी
दीवानी से संबंधित न्यायालय था। सोचिए, मौर्य काल में फौजदारी दीवानी दोनों न्यायालय का उल्लेख मिलता है। न्याय पर विशेष बल दिया गया, करों के प्रावधान, वसूली पर विशेष, प्रशासन के विशेष, सब एक मॉडल विकसित किया गया मौर्य काल में। जब एक राजा सशक्त होता है, उसका निर्णायक जो सूचना जो है उसको सलाह देने वाले होते हैं, तो क्रियान्वयन होता है, राष्ट्र से समृद्ध होता है, मजबूत होता है। उसका सबसे उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। उसकी ईमानदारी के विषय में कहा गया है कि एक बार एक राजदूत उससे मिलने आया। एक कुटी में जो है वो नदी किनारे रहता था, पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे है। तो जब बात करता था, कभी नगर के बारे में बात करे तो एक दिया जलता रहता था। जब व्यक्तिगत बात करता था तो रोक करके दूसरा दिया जलाता था। जब राज्य के जलाता बात होता था, वो दिया बुझा के राज्य। पूछा महाशय क्या आशय है कि बार बार आप दिया जला रहे हैं जब मैं टॉपिक बदल रहा हूं? तो उन्हें कहा, जब राज्य के अतिथि ग्रुप आए हैं, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो राज्य के पैसे से जो दिया जलता है वो जलेगा। जो आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पैसे से जो दिया जलता है वो जलेगा। अब सोचिए, इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्य वित्त नियामक इतना ईमानदार हो, एक मॉडल पेश किया सच्चरिता ईमानदारी की पराकाष्ठा का चाणक्य ने। अपने लिए अनुकरणीय है ये मॉडल, ये व्यवहारिक मॉडल जो है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।